राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे रामलला के दर्शन। 27-29 अगस्त के बीच प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दौरा। अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव की होगी शुरुआत। यूपी में तेजी से कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मरीज। पॉजिटिविटी रेट 0.02%। यूपी में बकरीद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। बकरीद पर 50 से ज्यादा लोगों पर रोक। गोवंश और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक। अपराधियों पर योगी सरकार ने कसी नकेल। 15 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त। 139 अपराधी एनकाउंटर में ढेर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। 2 महीने के अंदर ही महामहिम रामनाथ कोविंद फिर उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। इस बार वे नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर और रामनगरी अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि अभी राष्ट्रपति भवन से ऑफिशियल प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 27 से 29 अगस्त के बीच में राष्ट्रपति कोविंद यूपी में होंगे। माना जा रहा है कि इस बार वे प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही यात्रा करेंगे। ऐसे में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियों में जुट चुका है। अगस्त में संभावित इस कार्यक्रम को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट स्पेशल प्लेन से 27 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे। 27 को लखनऊ में ठहरने के बाद वे वहां से गोरखपुर जाएंगे। वहां पर वे आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद 28 शाम वे वापस लखनऊ आएंगे और फिर 29 को रामलला के दर्शन के लिए रवाना होंगे। बता दें कि इसी दिन अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव की भी शुरुआत होने जा रही है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामलला के दर्शन करेंगे। 27-29 अगस्त के बीच प्रेसिडेंशियल ट्रेन से उनका दौरा है। आपको बता दें कि इसी दिन अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव की भी शुरुआत हो रही है। तो 2 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिर उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। स्पेशल विमान से वो अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। गोरखपुर भी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आने वाले अगस्त में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 27 से 29 अगस्त तक राष्ट्रपति का संभावित कार्यक्रम है। वे 27 अगस्त को स्पेशल विमान से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। वे गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में लखनऊ से अयोध्या तक राष्ट्रपति कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर कर सकते हैं। 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचेंगे। रेलवे ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि बीते 25 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दिल्ली के सफदरजंग से कानपुर पहुंचे थे। वे अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। अपने परिजनों और करीबियों से मिलने के बाद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही वे कानपुर से लखनऊ आए थे। अपने गांव पहुंचने के बाद कोविंद ने ट्वीट भी किया था कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती है। मेरे लिए परौक केवल एक गांव ही नहीं, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। तो राष्ट्रपति कोविंद का यूपी दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि इस बार वे नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर और रामनगरी अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई भी ऑफिशियल प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। आने वाले अगस्त में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 27 से 29 अगस्त तक राष्ट्रपति का संभावित कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आने वाले अगस्त में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। वे 27 अगस्त को स्पेशल विमान से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। वे गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि अगस्त माह में लखनऊ से अयोध्या तक राष्ट्रपति कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर कर सकते हैं। 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचेंगे। रेलवे ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बीते 25 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दिल्ली के सफदरजंग से कानपुर पहुंचे थे। उन्होंने अपने पैतृक गांव का दौरा किया था। अपने परिजनों और करीबियों से मिलने के बाद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही वे कानपुर से लखनऊ आए थे।
इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट भी किया था। तो और 2 महीने के बाद ही महामहिम रामनाथ कोविंद फिर से उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। 27 से 29 अगस्त के बीच में राष्ट्रपति कोविंद यूपी में होंगे। माना यह जा रहा है कि इस बार भी वे प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही यात्रा करेंगे और इसलिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुका है। प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन से प्लेन से 27 अगस्त को वो लखनऊ पहुंचेंगे। 27 को लखनऊ में ठहरने के बाद वे वहां से गोरखपुर जाएंगे, वहां पर आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 28 शाम में वापस लखनऊ आएंगे और फिर 29 को रामलला के दर्शन के लिए रवाना होंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसी दिन अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव की भी शुरुआत हो रही है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगस्त में यूपी का दौरा कर सकते हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। 27 से 29 अगस्त के बीच प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो दौरा करेंगे। और आपको ये बता दें कि 29 अगस्त के दिन ही अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले सामने आए हैं और इस अवधि में पॉजिटिविटी दर 0.02% तक आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में सोमवार को कहा कि यूपी में हर दिन 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.02% तक आ गई है। अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, महोबा, शामली और श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज बाकी नहीं है। ये जिले आज कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। स्थिति को और बेहतर करने के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से जो हालात थे वो अब कहीं ना कहीं सुधरते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के सिर्फ 40 नए केस सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम हो गई है, यानी 0.02% तक आ गई है। और कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का एक भी मरीज बाकी नहीं है। वो जिले हैं अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, महोबा, शामली और श्रावस्ती। इन सभी जिलों में कोविड का एक भी मरीज बाकी नहीं है। ये जिले आज कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। वही आपको बता दें कि सोमवार को एक बार फिर से सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम योगी ने कहा है कि इस स्थिति को और बेहतर करने के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी प्रबंध किए जाएंगे। तो योगी मॉडल कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है और यही वजह है कि यूपी में अब हालात सुधरते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस में भारी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के सिर्फ और सिर्फ 40 नए मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी दर बेहद ही कम हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी को भी नजर रखने के लिए आगे किया है ताकि बकरीद ईद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो सके। इसके साथ ही सीएम योगी ने आदेश जारी कर ये स्पष्ट कहा है कि इस बार कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए निजी परिसरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोवंश या ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस साल 21 जुलाई को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 तक अदा करने की तैयारी की जा रही है। बकरीद के दिन सुबह नमाज अदा करने के साथ ही ईद मनाने की शुरुआत हो जाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी को भी नजर रखने के लिए आगे किया है ताकि बकरीद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो सके। तो यूपी में बकरीद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। बकरीद पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि गोवंश और ऊंट की कुर्बानी पर भी
पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी को भी नजर रखने के लिए आगे किया है, ताकि बकरीद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो सके। इसके अलावा सीएम योगी ने आदेश जारी कर ये बात साफ कर दी है कि इस बार कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए निजी परिसरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि यूपी में गोवंश या ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह से बैन है। फिर भी कोई अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस साल 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 तक अदा करने की तैयारी भी की जा रही है। बकरीद के दिन सुबह नमाज अदा करने के साथ ही ईद मनाने की शुरुआत हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी को भी नजर रखने के लिए आगे किया है, ताकि बकरीद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो सके। तो यूपी में बकरीद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। 50 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो बकरीद को लेकर योगी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यूपी की योगी सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्यौहार के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि अधिकारियों को बकरीद पर्व के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंशीय पशु, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों का ही उपयोग हो और इस दौरान साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि बकरीद का पर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति अगाध प्रेम और त्याग की भावना को याद करते हुए मनाया जाता है और इस बार ये त्यौहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। और बकरीद को लेकर ही सीएम योगी ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। 50 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर मनाही है। 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा और इस बार भी त्यौहार क्योंकि कोरोना काल के दौरान पड़ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। कोविड को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एक समय में इकट्ठा नहीं होंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी गोवंश या ऊंट या अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न हो सके। कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर न किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों या निजी परिसरों का ही उपयोग हो। इसके अलावा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो बकरीद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। बकरीद पर 50 से ज़्यादा लोगों पर रोक रहेगी। 50 से ज़्यादा लोग एक जगह एक समय पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। गोवंश और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सूबे में पुलिस ने कुख्यात अपराधी, विभिन्न प्रकार के माफियों और उनके गिरोह के अन्य सहयोगियों आदि के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की है। योगी सरकार के 4 साल से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है। इसमें से सर्वाधिक कार्रवाई जनवरी 2020 से अब तक की गई है। इस दौरान रिकॉर्ड कुल 13 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,700 से अधिक अभियोग गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 43,000 से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत 1,431 प्रकरणों में 15 अरब 74 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की चल अचल अवैध संपत्ति
पर शिकंजा कसते हुए सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण और अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। तो अपराधियों पर योगी सरकार की नकेल लगातार जारी है। 15 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है। 139 अधिकारी एनकाउंटर में अब तक ढेर हो चुके हैं। बिजनौर के पत्रकारों ने पत्रकार दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद तिराहे पर कैंडल मार्च निकाला। राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। पत्रकारों ने फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा की और कैंडल मार्च निकालकर दानिश को श्रद्धांजलि भी दी। पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें दानिश के हत्यारों को कड़ी सजा और परिवार को सुरक्षा की मांग की गई। बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पाकिस्तान से लगे एक बॉर्डर क्रॉसिंग के पास अफगान सैनिकों और तालिबान आतंकवादियों के बीच भीषण लड़ाई की कवरेज करने के दौरान हो गई थी। इस ज्ञापन में मांग की गई कि दिवंगत पत्रकार दानिश के परिवार की सुरक्षा और उनको आर्थिक सहायता भी दी जाए। आतंकवादियों को जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सब पत्रकार एकता जिंदाबाद, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवादियों को जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, पत्रकार एकता। हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जिनकी निर्मम हत्या अफगानिस्तान में कर दी गई है आतंकवादियों द्वारा, उसके विरोध में आज जिला बिजनौर के सभी पत्रकार भाइयों ने एक साथ एकजुट मिलकर उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है, साथ ही उनको न्याय दिलाने की मांग की है और अपराधियों को फांसी दिलाने के लिए भी यहाँ पर जो है सभी पत्रकार इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन है कि वो उनका साथ। तालिबानियों द्वारा जो नृशंस हत्या की गई है एक पत्रकार की, जो बहुत वरिष्ठ, जिनका नाम देश विदेश में था, उसकी निंदनीय हत्या जो हुई है उसकी सभी ने पुरजोर भर्त्सना की है और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन SHO नूरपुर को सौंपा है। नूरपुर पत्रकार संघ के सभी जुड़े क्षेत्र के संभ्रांत पत्रकारों ने मांग की है कि स्वर्गीय दानिश भाई के परिवार को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परिवार में शिक्षित बीवी बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, देश में पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें पारिवारिक पेंशन प्रदान कराई जाए, पत्रकारों से संबंधित शिकायतों को विवादों को समाधान के तहत हल करवाए जाने के आदेश किए जाएं। तुरंत भारत सरकार, राष्ट्रपति इस पर एक्शन। उन्नाव जिले को आज नए थाने की सौगात मिली है। यहां उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में लगने वाली दही चौकी अब दही थाने में तब्दील हो गई है, जिसका आज SP उन्नाव आनंद कुलकर्णी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि दही थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया, नेशनल हाईवे समेत 19 गांवों को कवर करेगा। वह SP आनंद ने कहा कि नया थाना बनने से इस क्षेत्र में क्राइम भी अब कंट्रोल होगा। तो उन्नाव जिले को आज नए थाने की सौगात मिली है। आपको बता दें कि उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में लगने वाली दही चौकी अब दही थाने में बदल गई है। आज थाना दही को एक नए थाने के रूप में गठित किया गया है। पूर्व में ये थाना कोतवाली की एक चौकी के रूप में काम करता था। आज से इसको हमने ऑपरेशनल किया है
इसमें कुल 29 गांव होंगे और उन गांवों के मजरे भी होंगे और पूरा इस जिसको क्षेत्र है वो अचलगंज थाने के कुछ गांव इससे जुड़े हैं, अजगैन थाने के भी कुछ गांव जुड़े हैं और कोतवाली का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस थाने में जुड़ा हुआ है। ये हाईवे को फेसिंग थाना होने की वजह से हाईवे के जो एक्सीडेंट्स है या हाईवे से रिलेटेड जो क्राइम है उसको भी बेटर वे में कंट्रोल करने के लिए पुलिस को एक बहुत ऑपरेशनल पुलिस की इफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाएगी और जो क्षेत्रीय लोगों की भी समस्या सुलझाने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपी अवैध असलाह को सोशल मीडिया पर दिखाकर पश्चिम यूपी का डॉन बनना चाहता था। जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का ऋतिक मलिक जो कि ट्रोनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में वो इस तरह से बोल रहा था कि पश्चिमी यूपी का डॉन बनना चाहता हूँ और उसके हाथों में तमंचे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को चिन्हित किया और उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई अन्य लोग जो इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। पत्रकारों पर आए दिन हो रहे अत्याचारों से पत्रकारों में रोष है। आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है और खबर प्रकाशित करने पर उन पर झूठे केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में इन दिनों गुंडे माफिया पत्रकारों पर हावी है। लगातार पत्रकारों पर माफियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं और पत्रकार को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। अगर पत्रकारों के साथ ऐसे ही चलता रहा तो गुंडों का राज ही केवल रह जाएगा। चांदपुर कोतवाली क्षेत्र के पत्रकार अतीक अहमद जो एक हिंदी अखबार में कार्य करते हैं, लगभग एक हफ्ते पहले भूमाफियों द्वारा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इरफान है एक, ये खनन माफिया है और एक गिरोह चलाता है, गुंडा भी है। तो ये मिला मुझे। अब प्रशासन ने खनन बंद करा रखा है, तो इसने मुझसे ये कहा कि ये जो खनन बंद करा दिया तुमने, ये खनन चालू कराओ। मैंने इससे ये कहा कि मैं कैसे बंद करा सकता हूँ भाई, खनन तो प्रशासन बंद कराएगा, मेरा इसमें क्या रोल है। बोले नहीं, तेरी जो पत्रकारिता है ना उसे मैं सब देख लूँगा और तू किसी दिन अगर मुझे कहीं रास्ते मिल गया तो तेरे ऊपर डंपर चढ़ा दूंगा मैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस हाथापाई पे उतर आया, गाली गलौज पे उतर आया। तो अभी आपने तहरीर दी? जी मैंने तहरीर दे दी। क्या कहा था उसने? सेवारा थाने में बस जान से मारने की धमकी दी है। थानाध्यक्ष ने क्या कहा? थानाध्यक्ष ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मारपीट इसलिए कि तो मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था 5/4/2021 को बोर्ड कार्यालय में कि इसकी मुझे जानकारी दी जा रहा है कि वक्त संपत्ति है या नहीं है, मुझे इसकी कार्रवाई करनी है। उन्होंने मुआयना तो कराया नहीं रजिस्टर का, और ऊपर से इनके भूमाफिया के उसमें दिया कि ये कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोतवाली चांदपुर के ठीक बराबर में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए एक प्लॉट अलॉट किया गया है। मेरे इस संबंध में लेखपाल चांदपुर से बातचीत हुई, जो एक मेरे साथी का तहसील दिवस में प्रार्थना बल भी लगा हुआ है कि हमारी जगह की पैमाइश कर दी जाए और नक्शा बना दिया जाए। तो मैं उसको नपवाने के लिए लेखपाल के साथ गया था। लेखपाल चांदपुर मेरे साथ ना जा करके उस प्लाट पर चला गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रहमान जुड़ चुके हैं। रहमान, पत्रकार अतीक अहमद जो हिंदी अखबार में काम करते हैं, लगभग एक हफ्ते पहले भूमाफियों ने उन पर हमला किया था, उसमें घायल हो गए, पूरा मामला क्या है? मैं आपको बता दूं, ये जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र का मामला है। कुछ समय पहले जो है खनन माफियाओं ने थाने के ठीक सामने इन पर
किसी मामले को लेकर हमला किया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज भी ये घायल अवस्था में घर पर इलाज करा रहे हैं। जी रहमान, उनकी अभी हालत कैसी बताई जा रही है? अभी फिलहाल जो है घाव उनके अभी भरे नहीं है, हालत अभी इतनी सीरियस भी नहीं है, फिलहाल ठीक है। रहमान, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? इसमें पुलिस ने जो है मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया है, लेकिन अभी तक भूमाफिया को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक भूमाफिया के लिए पत्रकार लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो रहमान, इस घटना से बात साबित होती है कि यूपी में भूमाफियों के हौसले बुलंद है और अगर पत्रकार उनकी खबर दिखाएंगे तो इसी तरह पत्रकारों पर हमला भी किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जनपद बिजनौर के जो है एक शिवारा क्षेत्र में अभी पत्रकार पर हमला किया गया है। जो पत्रकार जो है बाजार से कुछ खरीदने के लिए जा रहे थे, तो उसमें जो है जो खनन माफिया है उन्होंने जो है उन पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। जो पत्रकारों ने वहां प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन के साथ साथ कोतवाली प्रभारी ने जो है वहां मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। उसी क्रम में मैं आपको बता दूं, थाना चांदपुर क्षेत्र के एक पत्रकार को एक महिला द्वारा ब्लैकमेलरों द्वारा ब्लैकमेल कराने का मामला भी है, जिसमें जो है पुलिस ने जो ब्लैकमेलर थे उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी आगे की कार्रवाई जो है जांच के बाद ही बता रहे हैं वो लोग। शुक्रिया रहमान, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।